की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th की वर्ल्ड वाली बुक है उसका लेसन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। और ये सपोर्टिंग मटेरियल से डिस्कस होने वाला है, जिसमें हम सत्ता के समकालीन केंद्र की चर्चा करेंगे। हो सकता है आपकी बुक में इसका नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हो, अगर ऐसा है तो आपकी बुक जो है वो पुरानी है। अब इस चैप्टर का जो नया नाम रख दिया गया है जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र, क्योंकि बुक के नाम के अंदर भी आपको एक वर्ड मिलता है कंटेम्प्रेरी, जिसे हिंदी में हम समकालीन कहते हैं, और इस चैप्टर में भी आप सभी को मिल रहा है नाम समकालीन। तो समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब सिंपल सा होता है, एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटने वाली जो घटनाएं होती है वो समकालीन घटनाएं कहलाती है। समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी इसी को कहते हैं। सत्ता के केंद्र का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि विश्व की जो राजनीति है या विश्व की जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें देशों का किस हद तक रूल है, ये सत्ता के केंद्र से लेकर है। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर को, जब हम अब आज हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर है आप सभी का दो ध्रुवीयता का, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमको ऐसा लगा कि पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है, जिसमें पूरी दुनिया पर एकमात्र अमेरिका या अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में है। परंतु ऐसा नहीं है। सत्ता के समकालीन केंद्र के अंदर हम ये देखते हैं कि अमेरिका के अलावा भी आज वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे देश या फिर शक्तियां हैं जो अमेरिका को या विश्व के विभिन्न राजनीति में महत्वपूर्ण फैसले लेती है, या फिर हम कह सकते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देती है। अमेरिका के वर्चस्व को क्या कर रही है? एक तो ये चुनौती दे रही है ये सभी महाशक्तियां या सत्ता के जो नए केंद्र हैं, या फिर विश्व के जो नए मामले हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें काफी हद तक ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो भाई शीत युद्ध के पश्चात हमको पता है पूरी दुनिया में हमें कई सारे संगठनों को हमने उदय होते हुए देखा, और आज वर्तमान समय में वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जैसे शीत युद्ध के बाद की बात करें ईयू के बारे में, तो ईयू शीत युद्ध के बाद ही बना है, आप सभी को पता है। 1 नवंबर 1992 में इसकी स्थापना हुई है, और आज वर्तमान समय में ये एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। शीत युद्ध के काल में आप सभी को पता है 1967 के करीब में लगभग बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई है, और आसियान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। आपने चाइना के बारे में पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ना है आपको चाइना के बारे में, जो कि 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद में आजाद होता है, और वो विश्व की राजनीति में अपनी एक इंपॉर्टेंट या फिर मुख्य भूमिका निभाता है। तो आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सत्ता के नए केंद्र या सत्ता के समकालीन केंद्र का मतलब सिंपल सा है, ये कह सकते हैं कि विश्व की राजनीति में आज अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी कंट्री या ऐसे सेंटर्स हैं जो अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, या फिर अमेरिका की एक ध्रुवीय विश्व जो अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है उससे चुनौती दे रहे हैं। तो भाई अब ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि सत्ता में नए केंद्र आखिर उभरे क्यों हैं? सत्ता में नए केंद्र इसलिए उभरे हैं क्योंकि विश्व में एकमात्र अमेरिका शक्ति बचा था, इसीलिए उससे निपटने के लिए कई देशों ने मिलकर संगठन बनाया। एक तो जैसे आसियान है, कोई एक देश का अकेला संगठन है? बोलोगे नहीं। ईयू है, कोई एक अकेले देश का संगठन है? नहीं। तो आप ये कह सकते हो अमेरिका से या अमेरिका के वर्चस्व से बचने के लिए विश्व के कई देशों ने मिलकर भी संगठन बनाए हैं। तो सत्ता के नए केंद्र कैसे बने? आप कह सकते हो कि अमेरिकी वर्चस्व से बचने के लिए देशों द्वारा बनाए गए संगठन है। फिर अधिकतर ये हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद ही ये उत्पन्न हुए हैं। अब हम बात करते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के, या फिर जो वर्तमान समय में नए सत्ता पे केंद्र है। सबसे पहले आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ना है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में जैसा कि बताया गया है कि भाई अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए मदद करी थी, इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। आपसे पहली बात तो पूछा जाएगा मार्शल योजना कब से कब तक चली, तो आपको याद रखना है 1948 में इसकी शुरुआत की गई, और ये 4 वर्षों के लिए किया गया था। यानी हम कह सकते हैं 1952 में ये क्या होता, काम इसका खत्म होता, परंतु 1952 में इसका कार्य जो है वो समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले इसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। मार्शल योजना ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 1948 में क्या था मैं आपको बता दूं, कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर बेसिकली एक यूएसए की सार के बीच में था। यूएसए के विदेश मंत्री थे जिनका नाम था सर जॉर्ज मार्शल, और उनका कहना था कि अगर हमने यूरोप के देशों की मदद नहीं करी इस समय पर
तो यूएसएसआर के खेमे में या यूएसएसआर के गुट में या उसके अलाई हो जाएंगे, बहुत सारे देश उसमें शामिल हो जाएंगे। तो सर जॉन मार्शल के कहने पर अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के जो थे, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने अमेरिका की तरफ से घोषणा करी कि वो ऐसे देश जो पूंजीवाद को अपनाते हैं या फिर जो नाटो के सदस्य हैं उन सभी की हम मदद करेंगे। और इस आर्थिक रूप से जो मदद की गई थी इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना गया। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। आपसे पूछा जा सकता है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन EECO, आपसे पूछा जा सकता है इसका पूरा नाम बताओ। यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो आप इसको। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि यूरोप के ऐसे देश जो पूंजीवाद को मानते हैं या फिर नाटो के सदस्य, उनकी क्या की जा सके, मदद की जाए। अब आप कहोगे नाटो के सदस्य, नाटो के बारे में तो हमने पढ़ा है कि ये इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, परंतु ये तो पता चल गया था कौन कौन से देश हैं जो अमेरिका के फेवरेबल है, पसंदीदा देश है, उन्हीं देशों की मदद की गई थी। आप कह सकते हो कि भाई यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना इसलिए की गई ताकि मार्शल योजना को अच्छे तरीके से बनाया जा सके या फिर किन देशों की मदद करनी है ये अच्छे तरीके से पता चल सके। इसीलिए यूरोपीय परिषद और राजनीतिक सहयोग के मामलों के लिए एक अगला कदम यूरोपीय परिषद बनाया गया। कौन सा बनाया गया? यूरोपीय परिषद, ये बनाया गया था। ये बेसिकली देशों के बीच में राजनीतिक सहयोग के लिए था। आगे चलकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। ये आपसे आया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऐसे पूछा जाएगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी या फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। 7 फरवरी 1992 में maastricht संधि, जो आपकी maastricht संधि है, इस पे सिग्नेचर हुए और इसके बाद में यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ। 3 संधियां हैं, आपकी बुक में बताई नहीं गई है। एक न्यायिस की संधि है, एक maastricht संधि है और एक एम्स्टर्डम की संधि है। ये 3 संधि ऐसी है, इन तीनों संधियों के बाद जो यूरोप है वो पूरी तरीके से एकीकृत हो पाया, इंटीग्रेटेड हो पाया। 3 संधि बताइए मैंने, न्यास की संधि, एम्स्टर्डम की संधि और maastricht संधि। ये 3 संधियां हुई है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है भाई। ये बताया गया कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इसमें 27 सदस्य हैं भाई, यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य हैं। और इसके देशों की नाम बात करें तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए मेरे हिसाब से आपको याद करके जाना है। ऐसे बनाते हैं स्टार, पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो भाई एक तो पुराने देश और नए देश, ऐसे आपसे पेपर में पूछा जाएगा। यूरोपियन संघ के पुराने देश कौन कौन से हैं? तो आपका ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इसके बाद में फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोर्चुगीज या पुर्तगाल और स्वीडन और स्पेन, ये देश है, ठीक है भाई। पुर्तगाल को ही पोर्चुगीज भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक पुराना सदस्य था, लेकिन 2016 में ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह हुआ क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो रही थी, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी पे क्राइसिस आया था। इसीलिए क्या हुआ, हम देखते हैं कि भाई ब्रिटेन ने घोषणा करी कि मैं यूरोपियन यूनियन का सदस्य और नहीं रह सकता, मैं इस संगठन की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था खराब नहीं कर सकता, इसीलिए उसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और ब्रिटेन का एग्जिट होना ही ब्रेक्जिट कहलाता है, ये याद रखना आप सभी को। और यूरोपियन संघ का ये अब सदस्य नहीं है, अब ये अलग हो चुका है। 2020 में पूरी तरीके से इसकी जो अलग होने की प्रक्रिया थी समाप्त हो गई पूरी तरीके से। अगर अलग कब हुआ और ब्रिटेन द्वारा घोषणा कब की गई, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। जब घोषणा की बात करेंगे तो 2016 में, पूरी तरीके से अलग कब हुआ तो 2020 में। दोनों ऑप्शन में मिले तो जयराम जी की आंख बंद करके टिक कर देना, जो मन करे। यह पूरे सदस्य, अगर हम देखें पुराने सदस्यों में से एक सदस्य देश था, जैसा कि पहले बताया। यूरोपियन यूनियन के जो नए सदस्य हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब नए सदस्य कौन कौन से आ गए? एस्टोनिया, अस्तेनिया भी लिखा होता है कहीं, लातविया है ना, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक है ना, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, बुल्गारिया, साइप्रस और स्लोवानिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आपके पेपर में बहुत बार नए और पुराने सदस्य
ऐसे लिखने के लिए भी आ जाता है और मैप के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैप आए ना आए, MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में 27 सदस्य हैं, आपको याद रखना है। और इसको बनाया क्यों गया है? तो इसको बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है ताकि एक जैसी विदेश नीति हो सके सभी देशों की। भाई सीधी सी बात है, इस संगठन को एक अमेरिका की तरह बनाने की कोशिश की गई है। इस संगठन को किसकी तरह बनाने की कोशिश की गई है? अमेरिका की तरह, कि एक समान विदेश नीति रहे, एक समान सुरक्षा नीति रहे। आंतरिक मामले और जो न्याय से जुड़े मामले हैं उसमें भी आपसे इनका क्या रहे? सहयोग रहे। इनकी एक ही जैसी मुद्रा है, एक समान मुद्रा का चलन होता है जिसे हम यूरो कहते हैं। और मुक्त वीजा या फिर हम कह सकते हैं वीजा मुक्त नीति भी बना रखी है कि अगर आपके पास में यूरोपियन यूनियन का वीजा है तो इनमें से आप किसी भी देश में आप विजिट कर सकते हो। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन संघ की विशेषता। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, इसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपना राष्ट्र ध्वज है और अपनी एक अलग मुद्रा है जिसका क्या नाम है? यूरो। यूरो नाम है भाई मुद्रा का। इसके बाद में जो भी इसके सदस्य देश है, जो भी इसके सहयोग में है, वो सभी सदस्य क्या करते हैं? आपस में कोऑपरेटिव है, सहयोग वाले। ध्यान रखना है, राजनीतिक रूप से वो एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। इसके अलावा यूरोपियन संघ एक विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह कार्य कर रहा है। आपको पता है इसकी छोटी छोटी सीमा वाले बहुत सारे देश हैं जो इसके अंदर शामिल हैं और ये सारे के सारे जो देश हैं वो मिलकर के बेसिकली क्या कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बड़े यूरोप को जन्म दे रहे हैं। छोटे छोटे सीमा वाले देश हैं और ये मिलकर बड़े क्या बन रहे हैं? सदस्य देश बन रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा इसने अपने आप को काफी रूप से सुरक्षा के मामले में इंटीग्रेटेड कर लिया है, पॉलिटिकल रूप से इंटीग्रेटेड हो गए। इन्होंने अपना एक पार्लियामेंट बना लिया है। इसके अलावा ये अपना संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी सिक्योरिटी की या सुरक्षा की नीति बात करें तो वो भी कॉमन पॉलिसी है, साझा सुरक्षा नीति है। यूरोपियन यूनियन के झंडे की बात करें तो 12 इसमें सितारे हैं। पेपर में क्वेश्चन कई बार आपके पैसेज में आ गया है क्वेश्चन, केस स्टडीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले आ गए हैं, केस बेस्ड वाले, जिसमें आपको कुछ पढ़ना होगा। इसमें पूछा जाता है कि यूरोपियन संघ में कितने झंडे जो उसमें कितने सितारे हैं या सोने के सितारे हैं, ऐसे पूछा जाएगा। तो 12 सोने के सितारे हैं। और ये 12 सोने के सितारे क्यों हैं? ध्यान रखना है, वहां के लोग जो है वो पूर्णता, समग्रता और एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ऑप्शन में आपको ऐसा भी हो सकता है वो लोग शुभ मानते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा भी आपको कई लोग कहते हैं कि वो शुभ मानते हैं। एकता का भी है। कई लोग ऐसे भी गलत बता देते हैं कि शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 12 ही देश थे इसीलिए 12 ही सितारे। ऐसा नहीं है, ये पूर्णता, एकता और मेल मिलाप का साइन है, ठीक है भाई। 12 सितारे। 2003 में इसने क्या किया? अपना साझा संविधान बनाने की कोशिश करी जो कि नाकामयाब रहा। संविधान इनका बनाना नाकामयाब क्यों रहा? आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था, जब ब्रिटेन इसमें से एग्जिट हो रहा था तो इसमें जनमत संग्रह कराया जा रहा था। जनमत संग्रह मतलब वोट कराया जाता है पीपल से, आप क्या चाहते हो, संविधान बने कि नहीं बने। संविधान इसका इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि बहुत सारे देशों का कहना है कि अगर सभी देशों ने कॉमन संविधान बना लिया तो जो छोटे छोटे देश हैं उन देशों के कायदे कानून की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बड़े देश जैसा फैसला लेना चाहेंगे वैसे ही फैसला लिया जाएगा। इस वजह से राजनीतिक स्वयं प्रभुत्ता की कमी है, सोवरेनिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो लगता है कंट्री को कि हमारी हराश हो जाएगी इस वजह से, या हमारा उसका क्षीणतम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए संविधान बनाना का जो प्रयास है वो असफल रह रहा है। अब यूरोपियन यूनियन आखिर ताकतवर संगठन कैसे है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ऐसी क्या बात है जो यूरोपियन यूनियन को पावरफुल बनाता है, तो आप कहोगे कि 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो GDP है, सकल घरेलू उत्पादन, जो कि 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो कि अमेरिका के लगभग बराबर था। यूरो मुद्रा जो है वो अमेरिका के डॉलर से ज्यादा मानी जाती है और उसका प्रभुत्व भी है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरो मुद्रा जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है। बहुत सारे देश पहले क्या करते थे, या तो गोल्ड में या फिर अमेरिका के डॉलर में ही व्यापार करते थे, लेकिन आज जो है यूरो भी एक SDR बन चुकी है। SDR क्या होती है? SDR करेंसी होती है जिसमें यूरो, पौंड और आपका दिनार, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी कंट्री की करेंसी है। और ये दुनिया के लिए क्या बन चुका है? खतरा भी बन चुका है। दुनिया के लिए क्या? अमेरिका के लिए खतरा बन गया है यूरोपियन यूनियन। और विश्व व्यापार में अगर हम देखें तो अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी करता है आज भी। और बेसिकली ज्यादातर कंपनी किन किन देशों की है? तो ब्रिटेन की है, UK की है,
यूके के अलावा और किसकी कंट्री कंपनी है? जर्मनी की है, जर्मन की हैगी। इसके अलावा आपके फ्रांस की है, ठीक है, इटली की है, और भी बहुत सारी कंट्री है, उसको भी आप कह सकते हो। इसके अलावा अब आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन से अपना अच्छा संबंध बनाना चाहती है, और क्योंकि यूरोपियन यूनियन हम देखते हैं वर्तमान समय में सबसे पीस शांति प्रिय संगठन है, जिसमें ना कोई लड़ाई झगड़ा है, और सारे के सारे देश इसके ऐसे हैं जो बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री ज्यादातर इसके अंदर है, जिनका अगर हम देखें, अगर वर्तमान समय में HDI चेक किया जाता है, जब समझते हो ना HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें सबसे टॉप पे जो है यूरोपियन यूनियन के सदस्य ज्यादातर आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है यूरोपियन संघ जो है, ये यूरोपियन यूनियन जो है वो एक राजनीतिक, उसका प्रभाव कैसे है, सैनिक प्रभाव कैसे है, और इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पहले 2 सदस्य थे, अब एक ही सदस्य है फ्रांस। फ्रांस के पास में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है। दूसरा, फ्रांस के पास में परमाणु बम भी है, और अगर वर्तमान समय में या भविष्य में यूरोपियन यूनियन के सदस्य ही प्रोबेबल है, या कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के ही सदस्य मुख्य रूप से, अगर कभी भविष्य में यूएनओ के सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो इसमें कंफर्म है इटली, जर्मनी, एक तो जापान भी जाएगा, लेकिन इन 2 कंट्रीज का तो कंफर्म है कि वो जाएंगे, और वो यूरोपियन यूनियन से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव के रूप में आप ये कह सकते हो कि विश्व में जो है लोकतांत्रिक देश है, नागरिक अधिकारों का आप कह सकते हो वहां पर सम्मान होता है, ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। लोकतांत्रिक देश है विश्व के, इसके अंदर राजनीतिक प्रभाव इसका विश्व पे ही है। इसके अलावा नागरिक अधिकारों का सम्मान होता है। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तीसरी बात आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कि लोगों का जो सरकार के प्रति भरोसा है वो बहुत ज्यादा है, और सरकार भी जन कल्याण के कार्य जो है वो यहाँ पर ज्यादा बेहतर ढंग से करती है। यूरोपियन यूनियन के सैनिक प्रभाव की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के पास में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सबसे बड़ी सेना किसके पास है? अमेरिका के पास में, दूसरे नंबर पे इसके पास। इसका कुल रक्षा बजट जो है अमेरिका से भी अधिक है। यानी आपने पढ़ा था, शायद आपने तो पढ़ा नहीं, अगर आप अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर पढ़ते जैसा कि पिछले साल वाले बच्चे पढ़ रहे थे, तो उसके नीचे के लगभग 12 से लेकर 20 देश भी इतना खर्च नहीं करते जितना वो अकेला खर्च करता है। तो इसमें भी कई सारे देश हैं। अगर हम देखें दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद अगर कोई बजट पे अपना खर्च करता है तो वो यही खर्च करते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सदस्य के फ्रांस के पास में परमाणु हथियार है। और अगर हम बात करें स्पेस के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन का जो स्पेस इंजन है, जैसे अमेरिका का नासा है सबसे पहले, NASA नासा, उसके बाद में सेकंड नंबर पे टॉप पे जो है यूरोपियन यूनियन का है, फिर चाइना का, या और विश्व के देशों का धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, इसकी बहुत सारी खासियत आपको पता चली, कुछ इसमें लिखी है, कुछ मैंने आपको अपनी तरफ से बताई। अब इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। तो आपसे कई बार पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरोपियन यूनियन जो है वो विश्व का एक ताकतवर संगठन तो है, शांतिप्रिय संगठन भी है, विकसित संगठन भी है, लेकिन हाल ही के दशक में उसके अंदर कुछ कमियां देखने को मिली है। ऐसी कुछ कमियों को उजागर कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। तो आप इसके अंदर कहेंगे कि भाई इसके सदस्य देश जो है वो अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति जो है उसकी वजह से एक दूसरे से खफा रहते हैं। मैंने बताया कि इसमें ऐसे देश भी हैं जो ताकतवर देश है, जैसे जर्मनी ताकतवर है, ब्रिटेन ताकतवर है, फ्रांस एक ताकतवर देश है, इटली एक ताकतवर देश है। वहीं छोटे छोटे देश की बात करेंगे तो आपने साइप्रस के बारे में पढ़ा, चेक के बारे में पढ़ा, तो ये ज्यादा ताकतवर देश नहीं है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कई बार इनमें जो पॉलिसीज बनाई जा रही है तो ज्यादातर जो ताकतवर, हालांकि ब्रिटेन तो अब इसमें रहा नहीं, बाकी और भी आप इसके अंदर देखना चाहो तो और कंट्री को देख सकते हो, जो ताकतवर देश जब भी फैसले लेते हैं तो जो छोटे देश हैं वो उनको अपोज कर ही नहीं पाते। इस वजह से इसमें कई बार एकमत नहीं हो पाते पूरी तरीके से। जैसे इराक पे जब हमला हुआ तो यूरोपियन यूनियन के, इराक पे आपको हमला अमेरिका के वर्चस्व वाले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन इसमें भी है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। आगे के जो चैप्टर होंगे अलग से मैं 3-4 ऑपरेशन पढ़ा दूंगा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एंड्यूरी फ्रीडम, ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन है सारे के सारे मैं आपको एक अलग क्लास के अंदर करा दूंगा। तो जब इराक पे हमला हुआ था तो उसमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से इतनी प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि कई सारे देश तो ऐसे थे जो इसमें हेल्प भी कर रहे थे उनके। इसके अलावा कई यूरोप के ऐसे
खुद के ही सदस्य देश हैं जो यूरो मुद्रा को मानने को लेकर असहमति दर्ज कराते हैं। ठीक है भाई, वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन जो भी इसका सदस्य देश है उसको मानना पड़ता है। दूसरा, डेनमार्क स्वीडन मास्ट्रिक्ट संधि और साझा यूरोप की जो संधि है उसको मानने का विरोध करते हैं। देखो कौन कौन से, डेनमार्क और स्वीडन, यही दो कंट्री ऐसी है जो संविधान बनाने में भी बहुत ज्यादा मना करती है, कहती है संविधान मत बनाओ। सबसे ज्यादा पंगा जो है ना वो डेनमार्क कंट्री करता है। जब कॉलेज में पढ़ोगे ना आप इसके बारे में तब आपको पता चलेगा। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अपनी अमेरिकी गठबंधन में थे, आपको पता है। और आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नाटो का फेवर करते हैं। अभी आपने देखा है यूक्रेन और जो रशिया का वॉर चला तो उसमें बहुत सारे देश ऐसे थे, जैसे जर्मनी हो गया, इसके अलावा फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया और इटली हो गई। ऐसी कंट्री थी जो डायरेक्टली नाटो को सपोर्ट कर रही थी, तो कई अमेरिकी को आज भी सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मार्गरेट थैचर नाम है, तो वो यूरोपीय बाजार को ब्रिटेन से अलग रखना चाहते थे। उनका कहना था कि यूरोप की पूरी दुनिया से मिलने की वजह से ब्रिटेन की जो छवि है मार्केट की वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खराब हो रही है। और ब्रिटेन का इसमें से एग्जिट होना ये भी दिखाता है कि ये एक इतना अच्छा संगठन नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन एक ताकतवर देश है, इसके संस्थापक देशों में से एक है, और वो इसमें से बाहर निकल रहा है, तो मतलब इस संगठन में कुछ तो कमियां हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है इस संगठन के ऊपर भी, तो भी हम कह सकते हैं। अब ये जो पूरी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है वो खत्म हो गया है। अब आप सभी के सामने आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान के बारे में सबसे पहली बात तो आसियान की जो स्थापना है ये 5 देशों ने मिलकर करी। कब? अगस्त 1967 में। और ध्यान रखना आप सभी को, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई। कौन कौन से 5 देश थे? पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरे नंबर पे आपका फिलीपींस, चौथे नंबर पे आपका सिंगापुर और 5वें नंबर पे आपका थाईलैंड। ये 5 देश इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है आसियान के संस्थापक देश या पुराने देश कौन से थे। तो ये 5 पुराने देश हैं आपके, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। इसके बाद में नए देश जो इसमें 5 और जुड़े हैं, तो आप कह सकते हो पहले नंबर पे जो नया देश है वो ब्रुनई दरुसलाम है, दूसरे नंबर पे आपका वियतनाम है, तीसरे नंबर पे आपका लाओस, चौथे नंबर पे आपका म्यांमार और 5वें नंबर पे कंबोडिया। हालांकि लाओस के बाद डायरेक्ट कंबोडिया नाम याद आता है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे। ये 5 एक साथ जुड़े और ये 5 पहले के हैं। ठीक है भाई, याद रखना है। अब इसके स्थापना के उद्देश्य देखो, कोई भी संगठन है उसके स्थापना होने का कुछ 3-4 कारण होते हैं स्थापना की। एक तो आपसी सहयोग को बढ़ाना, आर्थिक विकास में तेजी लाना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, बातचीत से अपने मतभेदों के मुद्दों को सुलझाना, ध्यान रखना है, और विश्व स्तर पर शांति और जो है न्यायपूर्ण वातावरण बनाने में संयुक्त राष्ट्र संघ या ऐसे संगठन को बढ़ावा देना। लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है कि ये अपना जो कल्चर है और जो इसकी संस्कृति है उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, या फिर कह सकते हो कि बिना सांस्कृतिक रूप से पिछड़े करना है, अपना विकास करना है इनको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूएन है उसके कानूनों के नियमों का पालन करना। अब ये इंपॉर्टेंट है, पेपर से पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपके पूछा जा सकता है आसियान शैली क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आसियान शैली क्या है? इसे आसियान वे कह देते हैं इंग्लिश में। तो इसने क्या किया है, आपका अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया है, जिससे बहुत यश कमाया है। कहने का मतलब है आसियान संगठन ने जो विकास किया है उसमें किसी भी सदस्य देश का आपसी विवाद नहीं रहा, टकराव नहीं रहा। जैसे जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं, दक्षिण एशिया भी एक संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, भारत के पड़ोसी अधिकतर देश है चाइना को छोड़कर, उनकी बात करते हैं तो वो उसके सदस्य देश आपस में संघर्षपूर्ण रहते हैं हमेशा। लेकिन वही बात करें आसियान के सदस्यों की तो ये टकराव रहित है, यानी टकराव नहीं होता, सहयोग होता है, इनके बीच में मेल मिलाप है। और भाई औपचारिक रूप से कहो या अनौपचारिक रूप से ये एक अच्छा इसने यश कमाया है, यानी इज्जत काफी कमाई है, बिना लड़ाई झगड़े के विकास करते हैं। और इसका जो काम करने का जो तरीका है इसे ही आसियान वे या आसियान शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है, या उसमें वैसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, आसियान समुदाय के कितने स्तंभ हैं? तो आसियान समुदाय के 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ आप सभी का आसियान का सुरक्षा स्तंभ है, दूसरा है आसियान का आपका आर्थिक समुदाय, और तीसरा आपका सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय या स्तंभ कह सकते हो। लास्ट में आप स्तंभ या समुदाय कुछ भी कह सकते हो। तीनों के बारे में एक्सप्लेन यहाँ पर बताया गया है कि आसियान सुरक्षा समुदाय जो है वो बेसिकली क्या करता है कि क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में, जैसे पड़ोसी
दो पड़ोसी है तो उनके बीच में मतभेद हो सकता है किसी बात को लेकर, तो मतभेद ना हो इस चीज के लिए सामुदायिक क्षेत्रीय विवाद सैनिक टकराव तक ना ले जाने की बात पर आधारित है कि भाई इनके बीच में सैनिक रूप से टकराव ना हो, इसीलिए इन्होंने एक समुदाय बना दिया कि दो देशों के बीच में अगर सीमा को लेकर किसी भी बात को लेकर विवाद है तो वो वहां जाकर उस मुद्दे को सुलझा ले। दूसरी बात, आर्थिक समुदाय बेसिकली क्या करता है, इनमें कैसी पॉलिसी बनानी है, कैसा बाजार निर्धारण करना है, इसको तैयार करने के लिए इन्होंने कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसीज बनाई है जो इसके अंदर आपका आता है कि भाई आसियान समुदाय बना दिया, आसियान आर्थिक समुदाय, और इसका बेसिकली साझा बाजार कैसे बनेगा, मुक्त व्यापार कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, टैक्स को कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। तीसरा, आसियान का सांस्कृतिक और समुदाय, इसका उद्देश्य क्या है कि बिना अपनी संस्कृति को प्रभावित किए अपना विकास करना है ताकि किसी की संस्कृति का दबाव, उस पर दबाव ना बने। ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया क्वेश्चन ये आप सभी का कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो 1994 में हुई। और ये आसियान क्षेत्रीय मंच बेसिकली है क्या, जिसका उद्देश्य है सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीति के बीच में तालमेल करना। ध्यान रखना है आप सभी को, एक नंबर का है, इसको डायरेक्टली याद करोगे। भाई आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आसियान क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए उपयोगी है, क्यों हमारे लिए प्रासंगिक है, क्या इसके रेलेवेंट है, पेपर में ऐसे पूछेगा इसके रेलेवेंस क्या है, प्रासंगिक क्यों है, आवश्यक क्यों है, उपयोगिता क्या है, इसकी बताइए। तो कह सकते हो कि भाई आसियान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखोगे, ये आपका मैप है, इस मैप को अगर आप देखोगे तो इस जगह पर आसियान है, ये जो थाईलैंड आपको दिख रहा है इस जगह पर इंडिया ही है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि इंडिया यहाँ के थ्रू जब इन देशों से अच्छे संबंध स्थापित करेगा तो यहाँ से अपने व्यापारिक संबंध वो क्या कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज से भी अपने अच्छे संबंध वो बना सकता है। भारत के लिए बच क्या जाता है, रेस्ट ऑफ पोजीशन, एक केवल हम देखें तो हमारा ये यूरोप का बच जाता है जो कि यहाँ से भारत व्यापार कर सकता है, लेकिन अमेरिका से डायरेक्टली इसको मिलाप करना है तो ये यहाँ से इन कंट्रीज के थ्रू भी यहाँ पर कर सकता है, इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कह सकते हो देखो आज भारत के कई सारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी भारत के अच्छे संबंध नहीं है, जैसे आप देखोगे श्रीलंका से हमारे संबंध धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान से तो सदा से खराब रहे, चीन से भी खराब ही रहे, ज्यादा अच्छे नहीं रहे, धीरे धीरे नेपाल से भी संबंध खराब होते जा रहे हैं। तो भारत के लिए जरूरी है आस पड़ोस में ऐसे देशों की संगठन, ऐसे देशों से जरूर बने, भारत अपना संगठन बनाए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो थाईलैंड है इसके पड़ोस में भारत की इस तरफ है, तो इस तरफ भारत इनसे देशों से, अगर आसियान देशों से वो क्या करता है, अगर अपने संबंध अच्छे बनाता है भारत, तो भारत के व्यापार में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आस पड़ोस से तो ज्यादा व्यापार हो नहीं रहा है, चाइना से हमारी जरूरत है, इसीलिए हम उनसे अधिकतर व्यापार क्या कर रहे हैं, करते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई भारत और चीन तेजी से विकास करने वाले ऐसे देश हैं जिन्हें नए नए बाजार चाहिए। देखो चाइना को तो बाजार भारत मिल रहा है, लेकिन भारत जब अपनी वस्तुओं को बेचे तो उसको भी तो बाजार चाहिए, तो इसीलिए भारत अपने व्यापार के लिए तो अपनी जरूरतों के लिए भी आप कह सकते हो चाइना के ऊपर जितनी हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा बढ़ रही है, उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी हमें आसियान कंट्रीज का साथ जरूरी है हम लोगों के लिए। ठीक भाई, तो आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं और मुक्त बाजार बनाने पे भी ध्यान दिया है। आपने देखा होगा भारत से बहुत से लोग हैं वो अरब कंट्री जाते हैं, कोई सऊदी अरब जाता है कमाने, कोई दुबई जाता है, तो ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन ये भी हो जाएगा कि हम कहाँ जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन देशों से संबंध बनाना थोड़ा हमारे लिए जरूरी है, और ये वर्तमान समय में ये रहना भी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका और चीन से मुक्त व्यापार क्षेत्र में इसने काफी रुचि दिखाई है, यानी अमेरिका खुद चाहता है आसियान के देशों से व्यापार करना, चीन खुद चाहता है आसियान के देशों से क्या करना, व्यापार करना। तो भारत के लिए भी जरूरी है कि अगर भारत इनसे संबंध अच्छा रखता है तो भारत के लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई। इसके अलावा भारत ने 1991 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी। आपको ध्यान रखना 1991 में पीएम कौन था, आपसे पूछा जाए कौन था पीएम, पीवी नरसिम्हा राव है उनका। ठीक है भाई, भाई भारत ने जो अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी है इसको परिवर्तित कर दिया, और इस पॉलिसी को परिवर्तित करके इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद में आप कह सकते हो जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी उनमें बदलाव किया गया। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि केवल देखने से काम नहीं चलेगा, हमें इन देशों के साथ अपनी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। इसीलिए भारत के लिए पहले भी आसियान एक इंपॉर्टेंट
पार्ट था और आज भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि कई देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाना नहीं चाहते आसियान के, तो भारत ने क्या किया है, एक अलग से नया संगठन बनाया है जिसका नाम है आपका बिम्स्टेक। स्टेक नाम है। बिम्स्टेक संगठन बेसिकली ये नाम से, कंट्री के नाम से, ये बांग्लादेश है ना, उसके बाद में म्यांमार है, इंडिया है और ऐसी कंट्री बिम्स्टेक के बारे में आपकी सिलेबस में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने बेसिकली इस संगठन को बनवाने में काफी मदद करी है। इसके कुछ देश ऐसे हैं जो आसियान में शामिल है और भारत क्या कह रहा है, आसियान में डायरेक्ट तो वो अपनी भूमिका निभा नहीं पा रहा है, व्यापार ज्यादा कर नहीं पा रहा है अपनी तरफ से, तो भारत क्या कर रहा है, इन सदस्य देशों के थ्रू उनसे अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो भारत के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत ने कई देश ऐसे हैं जिनसे मुक्त व्यापार की समझौते कर रखे हैं। आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। तो सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ और मलेशिया के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखे हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत ने 2009 में आसियान के साथ मुक्त व्यापार पर समझौता किया। अगर आसियान से पूछ ले डायरेक्टली कब किया है, तो 2009 में किया है। और किन किन देशों के साथ डायरेक्ट कर रखा है, तो सिंगापुर से डायरेक्ट, थाईलैंड से डायरेक्ट और मलेशिया से भी डायरेक्ट कर रखा है। इतना आप कह सकते हो। और ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब चाइना के बारे में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं चाइना को लेकर। तो चाइना बेसिकली है क्या, वर्तमान समय में ये भी एक महाशक्ति में से एक है। और चीन का या चाइना का जो अस्तित्व है वो 1949 में माओ के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति होती है। इसके बाद में चाइना एक जनवादी गणराज्य बना। जनवादी गणराज्य बेसिकली डेमोक्रेसी की तरह होता है, लेकिन डेमोक्रेसी से डिफरेंट होता है। डेमोक्रेसी से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी होती है। और चीन का कहना है कि जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना, वहां पर कभी भी मेजोरिटी नहीं हो पाती, बहुमत नहीं हो पाता, और वो बहुमत ना होने की वजह से सरकार कमजोर होती है। चाइना कहता है जहां वन पार्टी सिस्टम है वहां पर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर किसी न किसी को मेजोरिटी मिलती है और वहां की सरकार को भी इतने अधिकार नहीं दिए गए। सीधे से मतलब बात यह है कि वहां की सरकार ढंग से काम करेगी तो सत्ता में रहेगी, नहीं तो फिर उसको भी हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे लोग चुने जाएंगे। हमारे भारत जैसे देश में विकास ना होने का रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन यही है, कमी हर एक राजनेता दूसरी पार्टियों की निकालती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो वही बीमारी उसको लग जाती है जो दूसरों को पहले वो बता रही थी। देखो माओ के नेतृत्व में चीन का क्या क्या विकास हुआ। सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या किया कि समाजवादी मॉडल जो आपका सोशलिस्ट मॉडल जो है उसको इन्होंने पूरी की पूरी कंट्री पे अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जितने औद्योगिक ढांचे थे, यानी जो इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर में कर दी। जितने भी आपके स्टार्टिंग में लैंड रिफॉर्म्स के लॉज थे वो गवर्नमेंट के अंडर में कर दिए कि वो गवर्नमेंट ही करेगी कि कितने कितने प्रतिशत जन संपत्ति होगी लोगों को दी जाएगी और लोग कितना संपत्ति रख सकते हैं एक हद तक, उन सब चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो सारा का सारा मॉडल, सारा के सारे जो अधिकार थे वो सरकार के पास थे। दूसरी बात, चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और समाज कल्याण में जो भी भागीदारी थी सरकार की वो खुद करती थी। जैसा कि आपने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा था, सोवियत सिस्टम पढ़ा था, तो आपने यही पढ़ा था ना कि रूस की जो सरकार थी वो यही करती थी कि वहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था सारी करती थी। चीन में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। चीन का डेवलपमेंट थोड़ा सा तेजी से बढ़ा, लेकिन उसकी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी, जिसकी वजह से ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। कृषि के जो तरीके थे उसमें भी आगे चल के कुछ सुधार किए गए। वहां पर उन्होंने कृषि में भी कई सारे सुधार किए। आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा डायरेक्टली, मैं बता दूं कि चीन वर्तमान समय में एक महाशक्ति के रूप में कैसे कहा जा सकता है, या चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो स्टार्टिंग में कर दोगे आप कि 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और कुछ सुधार किए गए, प्रारंभिक सुधार, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। प्रारंभिक सुधार क्या हुए कि भाई संसाधनों का तेजी से उपयोग किया गया, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया, लेकिन जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी, कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद में 1972 से उसने कई सारे सुधार किए। सबसे पहली बात तो भाई अमेरिका से इसने राजनीतिक संबंध स्थापित किए और अपना एकांतवास समाप्त कर दिया। ठीक है भाई, कब किए? 1972 में। इसके बाद में जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एक नंबर में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग और सेवा जो है इनको आधुनिकीकरण करने के लिए 4 प्रस्ताव दिए। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कब प्रस्ताव पारित किया, तो 1973 में। किसने किया? चाओ एन लाई ने। कौन कौन से 4 प्रस्ताव थे या नहीं थे, एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकता है। तो कृषि, उद्योग,
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस और आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर आएगी। अगला इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इसके अंदर ही आएगा, मतलब बड़े क्वेश्चन में आएगा कि चीन ने क्या किया, खुले द्वार की नीति कब अपनाई, ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो 1978 में अपनाई। और आपके उसमें नेता कौन थे, तो देंग शियाओपिंग जो थे, है ना, ये थे चीन जिन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। खुले द्वार की नीति, उदारीकरण की नीति, एक ही बात है। चीन में खेतों का निजीकरण कब किया गया, 1982 में। और चीन में उद्योगों का निजीकरण कब किया गया, 1998 में। इसके अलावा आज चीन के अंदर एक सेज बनाया गया है जिसे बोलते हैं, हालांकि हर देश में होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में बोलते हैं आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र। और बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि चाइना के अंदर जितने भी आज वर्तमान समय में आपके नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं व्यापार से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, वो सारे के सारे ये व्यापार की, इंटरनेशनल ट्रेड की मॉनिटरिंग करता है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। आगे चलकर 2001 में चीन जो है वो WTO में शामिल हो चुका है। आप सभी को ये भी याद रखना पॉइंट, आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन ये भी कि चीन जो है WTO में कब शामिल हुआ था, और अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में उसका ये भी कदम था।